जाएगा, ऐसा ही माना जाएगा। एक भी दूसरा किसी तरह का कोई आक्षेप, कोई आधार, कोई गलती किसी तरह का नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो कोई तथाकथित बिना आधार का आक्षेप किया है वो पूर्ण रूप से निराधार है। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि जो उन्होंने नारेबाजी की, अगर उनमें थोड़ा बहुत भी दम होता, सत्यता होती, नैतिकता होती, तो इस नोटिस में भी लिखते कि एजी या डबल एजी का नियुक्ति कैसे हुई। 7 महीने 6 महीने पहले विधिवत हुई है, उसके संबंध में बिना किसी तरह का ऐतराज, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए इस तरह का ऐतराज किया। इसमें एकमात्र ऐतराज था, एकमात्र ऐतराज था कि पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता और नई दंड प्रक्रिया संहिता। इसलिए मेरा निवेदन है, ऐसे बेबुनियाद ऐतराज, समय बर्बाद करना, विधानसभा की प्रक्रिया कार्रवाई चलना, और चूंकि पहली बार बजट सत्र पूर्ण जब तक हमारी सरकारी कार्रवाई पूरी हुई उस तक किसी तरह का उनका कोई नहीं चला, न उन्होंने कोई ऐतराज किया। मैं आज आपकी मार्फत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि पर्ची सबसे ज्यादा लगी सत्तारूढ़ दल की लगी, ध्यानाकर्षण सबसे अधिक लगे सत्तारूढ़ दल के लगे, प्रश्न लगे सबसे अधिक प्रश्न हमारे लगे। एक स्थगन लगाने का उनका अधिकार है, वो स्थगन हम सत्तारूढ़ दल वाले लगा नहीं सकते नियमों के अनुसार। बाकी उनका कोई, उनके जितने भी सहयोगी है, विपक्षी दल के जो भी माननीय सदस्य है, उन्होंने सक्रियता से इस सदन में भाग ही नहीं लिया और मात्र व्यवधान करना या समाचार पत्रों की सुर्खियां बनना, इस लिहाज से उन्होंने कार्रवाई की है। इसलिए मैं उनके कर्तव्य की घोर निंदा करता हूं। और जो हमारा घटनाक्रम 2 दिन चला उसके समय में आदरणीय योगेश्वर जी का आपसे मुताबिक होंगे। सर, ये जो आप इस बारे में सफाई दे रहे हैं, मामला हो रहा है, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सबसे डायरेक्शन है कि वो मंत्री को किसी लाभ के बच्चे नहीं दे सकते। जिस गाइडलाइन का उदाहरण दे रहे हैं वो गाइडलाइन मेरे पास है। हम बिल्कुल विधिवत तरह से कर रहे हैं और इसमें किसी तरह का कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर जाता है वो मेरे से अलग है, पिछले टेन्योर में था, 2 बार बेस्ट काम करने की वजह से सरकार द्वारा उसे सम्मानित किया गया है। अभी भी 18 रिपोर्टेड जजमेंट उसके अकेले के हैं। तो जो व्यक्ति काम करेगा उसका अपना होगा, और जिस सहजता का ध्यान रहे ऐसा पूर्ण रूप से गलत निराधार है, उसका कोई लेना देना नहीं है। जो एक बन भाई बना आराम से। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, जो प्रक्रिया जिस कानून के तहत प्रारंभ हो जाती है उसका अंतिम निस्तारण भी उसी कानून के तहत। वो नहीं माने, उनके शिक्षक से भी, उनके नेता प्रतिपक्ष से भी संपर्क किया। उसके बाद जब वो किसी तरह से नहीं माने और निलंबन तक की नौबत आ गई, निलंबन के बाद हम लोग लगातार उनके संपर्क में थे, मैं भी और संसदीय कार्य मंत्री दोनों अलग अलग भी मिले, एक साथ भी मिले, उनके नेता से मिले, उनके उप नेता से मिले, उनके सचेतक से मिले, और भी उनके वरिष्ठ जो नेता है, पारिक साहब हैं या हरिवंश जी हैं, उन सबसे मिले और सबसे उनसे कहा कि एक बार वो आदेश की पालना करें और वो निलंबित सदन से बाहर चला जाए, और उसके बाद अपन स्पीकर साहब से निवेदन करेंगे तो उसके बारे में पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन पहले वो आदेश की पालना करें और आसन के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। वो उन्होंने नहीं किया। पहले भी ऐसे कई बार निलंबन हुए हैं और उस समय सब सदस्यों ने ये किया है, खेद भी प्रकट किया है, बाहर भी गए हैं, आदेश की पालना भी की है, और उसके बाद उसका वापस निलंबन रद्द भी हुआ है। ये आज भी हो सकता था, कल भी हो सकता था, यदि उन्होंने आदेश की पालना कर ली होती। उन्होंने जिद पकड़ रखी थी कि हम आदेश की पालना तो करेंगे ही नहीं, आपको ही अपना आदेश वापस लेना है। तो आसन की भी अपनी मर्यादा है, सदन की भी अपनी गरिमा है, उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी थी। वो माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी पालन किया और हमने भी पालन किया। रात को भी हम 11 बजे तक उनके संपर्क में थे, वहाँ हाउस पर भी हम गए हैं, फोन से भी हम संपर्क में थे। अंत में जाके ये एक फार्मूला निकला था कि कल सुबह उनको वापस ले लिया जाए। उसमें ये हमने प्रस्ताव दिया है कि प्रश्नकाल पूरा होने दीजिए, प्रश्नकाल तक वो बाहर रह जाए, नापक लॉ में बैठ जाए या और कहीं बैठ जाए,
और प्रश्नकाल पूरा होने के बाद आप निवेदन करिए, आसन विचार करिए, उसमें हम भी सहमत हैं। उन्होंने जिद पकड़ी कि नहीं, प्रश्नकाल शुरू करने से पहले ही हमारा निपटारा करो, तो फिर बाहर कहाँ गया वो? 1 मिनट के लिए वो सदन से बाहर नहीं रहा, सजा तो मिली नहीं, तो सजा मिलने से, भुगतने से पहले कैसे माफ कर दें? इस कारण से गतिरोध पैदा हुआ और ये प्रतिपक्ष की नादानी भी कह सकते हैं, हठधर्मिता भी कह सकते हैं कि उन्होंने सारे परंपराओं को दरकिनार करके इस तरह से आसन को जबरदस्ती निर्णय करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। वो आसन उस दबाव में नहीं आया। आज भी जो कुछ चल रहा था, सदन की कार्रवाई ठीक चल रही थी, जो आज का एजेंडा था पूरा हुआ है, प्रश्नकाल भी पूरा हुआ है, शून्यकाल भी पूरा हुआ है और उसके बाद भी जो चर्चा थी वो उसमें भी कई मान्य सदस्यों ने भाग लिया है और उसके बाद ये अंतिम चरणों में ये निर्णय हमको और करना पड़ा। उसका इसलिए करना पड़ा कि एक तो जो निलंबित सदस्य है वो बार बार सदन के अंदर बैठे बैठे भी प्रवोक भी कर रहे थे और ऐसे वो अपना उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी जैसे वो सदन के किसी निर्णय की परवाह नहीं करते, वो भी ठीक नहीं था। और फिर कल जब मार्शल से उनको बाहर भिजवाने का आदेश हुआ आसन से, उस आदेश की पालना के दौरान उन्होंने जो व्यवहार किया वो और भी बुरा था। उस निलंबित सदस्य ने खुद ने 2 पुलिस कर्मियों को अपने मुंह से दांतों से काटा है और 2 में से 1 महिला है। इतना भी उसको ध्यान नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है, कि किसको काटे। महिला की उंगली में पट्टी बंधी हुई है, उस पुरुष के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, दोनों को कल उन्होंने घायल किया है। तो ये और भी एक आग में घी का काम इसने किया कि जिसको इतनी भी तमीज़ नहीं है, इतना भी जिसको विचार नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो गलती की माफ़ी तो क्या मांगेगा। तो उसने, उस घटना ने आग में घी का काम किया। और फिर भी आज सवेरे और प्रश्नकाल शुरू होने से आधा घंटा पहले मैं स्वयं वापस अंदर गया हूँ। नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, सचेतक तीनों को एक तरफ लेके मैंने कहा है, यदि आप लोग अब भी तैयार हो कि भी प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये मुद्दा लिया जाए, उसके लिए आप तैयार हो, तो हम अब भी तैयार हैं। और यहाँ तक मैंने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता जो सदन में भी उपस्थित हैं वो भी आपसे आके बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, किसी कीमत पे हम समझौता नहीं करेंगे। आपको करना है तो राइट 11 बजे करिए, प्रश्नकाल शुरू करने से पहले ही करिए, अन्यथा हमको कुछ नहीं करवाना। तो फिर इतना आसन को झुकाना, सदन को झुकाना, ये सब वो प्रयास जो कर रहे थे उसको हमने स्वीकार नहीं किया और हमने कार्रवाई चलाने का निर्णय किया। और उसके बाद भी आज भी काटने की बात है, ये काफी सीरियस है। अगर उन्होंने 2 सुरक्षा कर्मियों को, तो उसमें कुछ अलग से मतलब खाली इसी निलंबन में या मानेंगे पनिशमेंट या और कुछ भी हो सकता है? अब उसकी तो अलग उस पुलिस के जो स्टाफ है उनके थ्रू वापस हमको वो अध्यक्ष महोदय करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे किस किस को काटा है और उनके नाम पत्र भी लेंगे, पद भी लेंगे, सारा कुछ लेंगे। वो अध्यक्ष महोदय के अपने उस परिव्यू में आता है तो वो करेंगे, उनके सुरक्षा अधिकारी से सारी रिपोर्ट लेंगे और फिर उसमें भी कभी कोई आवश्यक हुआ तो FIR दर्ज करना या क्या करना वो भी आगे जो उचित होगा। 2 लोगों जिसमें 1 महिला 1 पुरुष निकाल रहे थे कल। योगेश्वर जी, बड़ा मन दिखा देते जब धारीवाल जी से जो अक्षर निकल गया आसन को लेकर, उस पर माफ कर दिया, श्रवण कुमार को कर दिया, टीकाराम जूली जी बोले थे, तो इस बार उन तीनों मामलों में उन तीनों व्यक्तियों ने तुरंत सद्भावना प्रकट की, तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया और चैम्बर में जाके भी और विधानसभा में भी उन्होंने उसके ऊपर अपने केवल शब्दों में नहीं, पूरे अपने बॉडी लैंग्वेज पूरी भावना को पकड़ के, इसलिए आसन ने भी बड़ा मन किया और हमने भी आसन के आदेश को स्वीकार किया। इस व्यक्ति ने पिछले 27 घंटों में एक बार भी ये भावना प्रकट नहीं करी या हावभाव भी नहीं दर्शाए कि उसको कुछ अफसोस है या वो कुछ माफी मांगना चाहता है, कुछ नहीं। वो तो सदन को और आसन को झुकाना चाह रहे थे, इसलिए ये सारा पंगा हुआ। निलंबन के दौरान अब वो इस सदन के माननीय सदस्य नहीं है, तो सदस्य के नाते जो सुविधा मिलती है, जो प्रिविलेज मिलते हैं, वेतन भत्ते से लेकर और प्रवेश तक जो कुछ सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधा समाप्त। योगेश्वर जी, 6 महीने बाद भी क्या सत्ता पक्ष उनसे माफी मंगाने की मांग करेगा या उनको वापस? इतना अशोभनीय व्यवहार करने वाले व्यक्ति को बिना माफी मांगे तो माफ किया ही नहीं जा सकता। बाकी 6 महीने बाद क्या होगा वो उसमें देखेंगे।
गर्ग साहब, सबसे बड़ी सवाल ये है कि आपकी सदन को चलाने की सभी सदस्यों के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि आप इसके बावजूद आपको सदन में कहीं भी देखा जाता कि आप भी विपक्ष के छेड़ते रहते हैं, जबकि उन चीजों में कई चीज तो कहीं ऐसा जो गतिरोध। राजधानी देहरादून में नगर निगम शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट में कूड़ा निस्तारण की गति को दोगुनी करने की तैयारी की जा रही है। वहीं प्लांट की क्षमता बढ़ाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। नगर निगम ने इसका लेआउट भी तैयार कर लिया है। दरअसल वर्तमान में प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 250 टन की है, जिसके चलते मशीनों को 2 शिफ्ट में चलाना पड़ रहा है। ऐसे में यदि मशीनों में खराबी आ जाती है तो कूड़ा निस्तारण में समस्या आ सकती है। देहरादून में रोजाना करीब 450 टन कूड़ा एकत्रित होता है। इसके अलावा शीशमबाड़ा में करीब 4.5 लाख मीट्रिक टन पुराना कूड़ा जमा है। इस कूड़े का भी निस्तारण होना है। कूड़े से बनने वाले प्रोडक्ट्स ही प्लांट में जिसकी क्षमता बढ़ाने की बात लगातार चल रही है। वहीं अब प्लांट की क्षमता दोगुनी होने से रोजाना 500 टन नए और पुराने कूड़े का निस्तारण हो पाएगा। देखिए, माननीय एनजीटी के निर्देश के क्रम में हमको अपने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना है। हमारे प्लांट की कैपेसिटी अभी 250 टन पर शिफ्ट की है। चूँकि हमारा कूड़ा करीब 450 टन निकलता है, तो हम 2 शिफ्ट में ऑपरेशन करके अपने अपशिष्ट का प्रोसेसिंग करते हैं। अभी हम इसको दोगुना कर रहे हैं ताकि एक ही शिफ्ट में हम 500 टन अपशिष्ट का निस्तारण करें। रामनगर में तराई पश्चिमी वन विभाग की टीम ने 12 साल से फरार चल रहे एक कुख्यात लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि लकड़ी तस्कर करीब 12